इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने राष्ट्रीय दायित्व को और भी आगे बढ़ाया है। साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाते हुए एक नए युग की शुरुआत भी की गई और यह शुरुआत भोजपुरी भाषा से संबंधित है। भोजपुरी भाषा में आधार पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ और जुलाई से इसे लागू किया गया। दरअसल भोजपुरी भाषा क्षेत्र और भोजपुर के लोग केवल अपने देश में ही नहीं, विश्व के 17 देशों में फैले हुए हैं। यूँ तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन 17 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती हैं। यहाँ तक कि मॉरिशस, नेपाल आदि में यह द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। सूरीनाम, त्रिनिदाद, फिजी आदि देशों में तो यहाँ के लोगों ने जाकर वहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया ही, साथ ही अपनी संस्कृति को भी बचाए रखा है और इसके साथ साथ अपनी भाषा को भी बचाए रखा है। हमें गर्व है कि हम अपने विश्वविद्यालय द्वारा भोजपुरी साहित्य में भी हमने एक नए युग की शुरुआत की है। भोजपुरी भाषा, साहित्य, क्षेत्र और भोजपुर के लोग और इसका विस्तार, इसे हमने दुनिया को जागृत करने का प्रयास किया है। भोजपुरी में आधार पाठ्यक्रम दरअसल एक नए युग की शुरुआत तो है ही, इसके साथ साथ यह पाठ्यक्रम बहुत ही अनूठा, नवीन और उपयोगी भी है। भोजपुरी भाषा क्या है, भोजपुर क्षेत्र क्या है, इससे आरंभ करके हमने इस पाठ्यक्रम में भोजपुरी साहित्य को भी पढ़ाया है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह भोजपुरी में भी, भोजपुरी का साहित्य भी अपना एक लंबा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। नाथ आदि से शुरुआत करके कबीर को लेते हुए आगे आज तक इस भाषा में साहित्य की, उत्कृष्ट साहित्य की रचनाएं हो रही हैं। यही नहीं, यह भाषा जीवंत और शक्तिशाली भाषा के रूप में भी है। मैं आज इस पाठ्यक्रम के बारे में तो थोड़ी बातें बताऊंगा ही, साथ ही इस भाषा से संबंधित नाटक के क्षेत्र में भोजपुरी में क्या है और क्या हो रहा है, इस पर भी हम लंबी चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में भोजपुरी नाटक के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर महेंद्र प्रताप सिंह जी इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नाटक के क्षेत्र में इनका योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। भोजपुरी भाषा से संबंधित नाटक और इससे संबंधित इनकी पत्रिका विभोर भी बहुत ही लोकप्रिय है। दरअसल आज के इस दौर में जहां सिनेमा, टेलीविज़न और इसके साथ साथ अब तो कंप्यूटर का दौर आ गया है, और यही नहीं, वीडियो के द्वारा जो पारंपरिक नाटक आदि विधाएं हैं, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि नाटक विधा क्या है, नाटक विधा कितनी प्राचीन विधा है, क्या विश्व में नाटक का अपना स्थान है और भारतीय साहित्य में इसका क्या स्थान है? ऐसा है डॉक्टर साहब कि नाटक की शुरुआत हम लोग देखते हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से, और ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्र के दरबार में अप्सराएं, किन्नर नाटक के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। दूसरी बात, वो तो रही शास्त्रों की बात, ये जो नाटक विधा है, ये पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद का अर्थ है कि चारों वेद जो हैं उसका सार है ये।
और अब वेदों का अध्ययन ईमानदारी से पूछा जाए तो हमने नहीं किया है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और हमारी मान्यता है कि तमाम ज्ञान का स्रोत, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो, सबका स्रोत माना जाता है वेद। और सबका सार अगर पांचवां वेद यानी नाटक है, तो नाटक वाकई आदिकाल से हमारे हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित है। रही बात कि अब नाटक भोजपुरी में कहां से आया और भोजपुरी में नाटक की शुरुआत कब से हुई, तो भोजपुरी भाषा में पूर्ण रूप से पूरा नाटक भोजपुरी में लिखा जाने लगा करीब 1940 से। जैसे सबसे पहले हम अगर साहित्यिक नाटकों की बात करें तो महापंडित राहुल संकीर्तन के नाटक प्रकाशित हुए थे। उसके पहले भिखारी ठाकुर 1920 से करते थे। 1884 में भी पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक देवाक्षर चरित नामक नाटक लिखा था, जिसमें उसका चौथा अंक पूरा भोजपुरी में था, लेकिन पूर्ण रूपेण वो भोजपुरी में नहीं था। तो भोजपुरी की शुरुआत, भोजपुरी में नाटकों की शुरुआत काफी पुरानी है और लोक नाटक भोजपुरी में किए जाते थे। कई ऐसी मंडलियां थीं जो कि भोजपुरी में नाटक करते थे। जैसे नाच में मीरगंज के पास कोई सुंदरी बाई होती थी, वो नाटक करती थी। विदेशिया, वो विदेशिया जो भिखारी ठाकुर ने किया उसी से कुछ मिलता जुलता, और मतलब उसका भी नाम विदेशिया होता था, तो वो भोजपुरी में ही किया जाता था। लोगों की भाषा भोजपुरी थी, तो लोग उन नाटकों में अपने जीवन को देख सकें, अपना जीवन दर्शन कर सकें, लोगों को पूरा मनोरंजन हो, इसलिए उस वक्त के जो नौटंकी पार्टियां थीं, नौटंकी शैली में वो भोजपुरी नाटक करती थी। आगे जैसा मैंने कहा, महापंडित राहुल संकीर्तन की ने 8 नाटक लिखे। उसमें जैसे जोंक, मेहरारून के दुर्दशा, जर्मनवा के हार निश्चित, राक्षस इत्यादि। इन नाटकों में भी उन्होंने समकालीन समस्याओं को पूरी जोरदार तरीके से उठाया और बहुत ही प्रभावी नाटक हुए। लेकिन शायद उस वक्त उन नाटकों को मंचित करने के लिए प्रोफेशनल नाट्य ग्रुप दल नहीं थे, या जो नाच मंडली वाले नाटक किया करते थे उसको उन उसे मंचन के लायक न समझा हो, क्योंकि वो अपने शैली में गा करके और नाच करके नाटक करते थे। तो शायद उनको लगा हो कि ये नाटक उतना प्रभावी लोगों के बीच में नहीं होगा जो आम लोग जहां उनका नाच का परफॉर्मेंस होता था, तो इसलिए वो नाटक ज्यादा नहीं हुए। पर उन नाटकों में बड़ा दम था। आप जैसे देखें, एक मेहरारून के दुर्दशा, उसमें राहुल जी ने उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये 42 से 45 पब्लिश होते होते शायद 60s में पब्लिश हुआ था। वो शुरुआत करते हैं एक गीत से, और वो भी विदेशिया शैली में जो गाया जाता है। उसका जिस्ट मैं बता दूं कि चारों तरफ मर्द का राज है और औरतों का कोई हक नहीं। जैसे धानवा धरतिया में बेटावा के हक होला, बेटियों बेटिया के किछु न हक रे पुरुखवा। इस तरीके से वो विदेशिया का जो धुन है, वहां से वो नाटक की शुरुआत करते हैं। आगे जाकर के उसमें एक पात्र जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी करके, वो लक्ष्मी के रूप में राहुल जी स्वयं एक क्रांति का बिगुल फूंकते हैं। वो लड़की एक आंदोलन की शुरुआत करती है कि औरतें तुम
जग जाओ, क्यों लड़कों के जन्म पे सोहर होता है और क्यों नहीं लड़कियों के जन्म पे सोहर होता है। और ये सोहर हम सोहर नहीं मानते, हम इसे सती के नाम पर अरबों औरतों को जो जलाया गया, पुरुषों ने जो जलाया, उसका बढ़ावा हम मानते हैं। तो राहुल जी सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, उन्होंने एक समाज को बदलने का जो आह्वान किया, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में। और नाटक चूंकि सबसे सबल शैली है, सबल विधा है समाज को बदलने का, तो उन्होंने नाटक का श्रेय लिया। और भोजपुरी नाटक में 8 नाटक उस वक्त एक महत्वपूर्ण मोड़ रखता है। हाँ, उसके पहले 1920 से 42 तक और आगे 1960 तक का ये भिखारी ठाकुर ने नाटक किए, और उन्होंने नाटकों को लिखा भी, नाटकों को मंचित किया, ठीक उसी अंदाज में समझिए, लोक शैली, भोजपुरी भाषा, और जो समाज की बुराइयां थीं उन्हीं को उन्होंने उठाया। और जब उन बुराइयों को उस नाटक के माध्यम से उठाया तो लोग अपने जीवन का दर्शन उन नाटकों में किया। लोग देखे लागल कि अरे ये तो घर घर में होला, हमारो घरे यही होला। अब बेटी बेचवा में जो लड़की है कि चेरिया से छेरिया बन, रुपया गिनाई लिहल आ पगाहा धराई लिहल, फिर वही उसी लय में कि रुपया गिनाई लिहल पगाहा धराई दिहल, चेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी। मतलब लड़कियों को रुपया गिन करके और बाप एक बकरी की तरह बेच देता था। ये भिखारी ठाकुर ने इसका एहसास जन जन को कराया। और एक ही नाटक नहीं, विदेशिया हो, उन्होंने धार्मिक भावना को भी उस वक्त नाटकों में भरा, जैसे विदेशिया में। भारतीय भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये देखने में आती है कि जन जन से जुड़कर जो साहित्य रचे गए। मुझे आपकी बातों से अभिज्ञान शकुंतलम की बात याद आ जाती है। कालिदास, आदि कवि कालिदास और उनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम। और इसी तरह संपूर्ण भारतीय भाषाओं में नाटक का एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसके द्वारा जनता से एक विशेष लगाव था। और इसके साथ साथ लेखक जनता में जो बात पहुंचाना चाहते थे उसका मंचन करके नाटकों के द्वारा संदेश वो देते थे। और यह परंपरा लगभग संपूर्ण भारतीय भाषाओं में देखने को मिलती है, और भोजपुरी भी इससे अछूता नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, आदिकाल से नाथ, सिद्ध, कबीर और उसके आगे तक के साहित्य में हम इस तरह के विषयों को बहुत विस्तार से देखते हैं। और आपने जैसा कि बताया कि आगे आकर भिखारी ठाकुर एक बहुत बड़े नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और भिखारी ठाकुर तो भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। देखिए, भिखारी ठाकुर जन जन के कवि और नाटककार थे। यानी उन्होंने खुद कहा है कि मैं नाव हूँ और मेरा पैठ जो है घर घर में है। यानी चाहे वो शादी हो, जन्म हो या मरण हो, नाव की ज़रूरत हर घर में है और उनकी पहुंच हर घर तक थी। और इस बात का उन्हें गर्व था कि चूंकि हम हर घर को जानते हैं, उनके घर की बात को भी जानते हैं, तो मैं हूबहू सबकी बातों को मंच पे नाटक के माध्यम से रखते और सक्षम थे। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया और जिस गहराई तक लोगों में उस मुद्दे को पहुंचाया, वो बिल्कुल ही ये कहिए कि
बहुत प्रभावी रहा। और आज अगर हम मानते हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने सती प्रथा को बंद किया, तो क्यों ना हम ये देखें कि भिखारी ठाकुर ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, जैसे बेटी बेचने के मुद्दे को उठाया, बेटी बेचुआ जी, भोजपुर प्रदेश में बेटियों को बेचने की परंपरा थी। एक 16 साल की लड़की को एक 80 साल के आदमी से ब्याह कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। और इसको बड़े मार्मिक ढंग से भिखारी ठाकुर ने गांव-गांव में, शहर में इसका मंचन किया। और जो कोई देखता था, मुझे भी देखने का अवसर मिला था कई नाटकों को, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता था। और अगर हम इन मुद्दों को देखें कि साहब भिखारी ठाकुर ने जिन जिन मुद्दों को उठाया उनमें से आज कौन है या कौन नहीं है, तो बेटी बेचने की प्रथा करीब करीब समाप्त है। तो अगर राजा राम मोहन राय को हम इस श्रेय देते हैं कि सती प्रथा का उन्होंने उन्मूलन कर दिया, तो वाकई क्यों नहीं भिखारी ठाकुर को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने बेटी बेचने की प्रथा को खत्म किया। और इससे बड़े बड़े साहित्यकार सहमत होंगे और हैं। उनके साहित्य के द्वारा और उनके जीवनी वृत्त को पढ़ने पर यह मालूम होता है कि अपने गांव से उन्होंने यात्रा की थी, उड़ीसा की, बंगाल की और कई जगहों की। और आज भी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कई जगहों पर नाटक की जो परंपरा रही है, यात्रा जो आज भी बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। और टेलीविज़न और वीडियो के आने के बावजूद आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं यात्रा देखने। यात्रा यानी एक प्रकार का नाटक और आधुनिक और पुराने नाटक वहाँ मंचन किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आधुनिक विषयों को भी उनमें रखा जाता है। तो भिखारी ठाकुर द्वारा इन प्रदेशों की यात्रा के द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ा, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने नाटक विधा को भोजपुरी भाषा में मार्जित करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए उन्होंने उन अनुभवों को भी बहुत उपयोग किया होगा। ऐसा है डॉक्टर साहब कि भोजपुरी थिएटर हो या उस वक्त का हिंदी थिएटर हो, जो भी था वो पारसी रंगमंच से प्रभावित था। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि यात्रा जो बंगाल का यात्रा था, जो कहीं भी खुले मंच पर कलाकार एकत्रित होते थे और चारों तरफ ऑडियंस बैठ जाती थी, और उसके बाद जोर जोर से ऊंची आवाज़ में यात्रा के कलाकार बोलते थे और मंचन करते थे। उसके लिए कोई स्टेज या पर्दा या ऐसा कोई स्टेज क्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होती थी। वाकई भिखारी ठाकुर के नाटक या उनके प्रस्तुति की शैली भी उससे प्रभावित थी, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि भिखारी ठाकुर भी जब चलते थे तो गांव में पेट्रोमैक्स की बस जरूरत होती थी, 2 पेट्रोमैक्स लगा दिया, 4-5 कॉट्स, चौकी लगा दिया गया गांव में जहां थोड़ा सा ऊंचा स्थान देखा गया, और जो सरकंडे होते हैं, सरकंडों का बोझा या रहरी मसूरिया का बोझा पीछे से खड़ा कर दिया जाता था, वो बैकड्रॉप हो जाता था, और उस बैकड्रॉप पे सामने कलाकार अपना यानी जो लोक जन में जो नाटक मंचन के लिए जो चीजें उपस्थित हैं उनका वो प्रयोग करते थे। इम्प्रोवाइजेशन, हर जो भी चीज उपस्थित है उसका इम्प्रोवाइजेशन करना एक नाटक का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है। इस पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। नाटक से क्या क्या सीखने को आम तौर पे आम जीवन में किसी को मिलता है, उसमें एक ये भी है कि कैसे किस वस्तु का हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उससे अपना काम चला सकते हैं। वो भी एक है इम्प्रोवाइजेशन, जो कहते हैं कि किसी भी उपलब्ध सामग्री से अपना काम बखूबी चला लेना। तो भिखारी ठाकुर इसके माहिर कलाकार थे इसमें। तो जहां कहीं गए, जो भी उपलब्ध है वो सामान तैयार किया, रख दिया, और बैकड्रॉप बन गया,
पेट्रोमैक्स के सामने अपना मेकअप कर लिया, पीछे हट के अपना एक पेट्रोमैक्स जला करके। लड़के होते थे, लड़कियां बनते थे, और पीछे उनके समाजी बैठते थे। समाजी मतलब जो साज बाज लेकर के बैठते थे वो समाजी होते थे, और पात्र अपना सज धज के औरत बन के, पुरुष बन के, भेष बना करके वहाँ नाटक चलते रहता था। और उनके नाटक में एक और खूबी थी कि वो उसका समय सीमा स्ट्रिक्टली कोई फिक्स नहीं होता था। समय और परिवेश को देखते हुए, लोगों के मूड को देखते हुए कि कितना देर रुकने के लिए ये तैयार हैं, उस हिसाब से उस नाटक को बढ़ाते थे और उसको उसी हिसाब से उसका पेस, उसकी गति निर्धारित करते थे। एक नाटक 3-3 घंटा, 4-4 घंटा तक होता था, और ऐसे भी सक्षम थे कि उस नाटक को 2-2.5 घंटे में भी खत्म कर सकते थे। एक माने ये बा कि भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला, तो वो समय और परिस्थिति देख के नाटक के मंचन करत रहन। तो हम यहो सूचना देवे के चाहता नहीं कि हमने के पाठ्यक्रम में, जो भोजपुरी के पाठ्यक्रम में, आधार पाठ्यक्रम में इग्नू में शुरू भइल बा, तो ओकरा में हमने के गबर घिचोर नाटक रखले बानी जाए। तो वह गबर घिचोर पर थोड़ा प्रकाश डाली कि कौन तरह के नाटक बा। भिखारी ठाकुर जन जन से जुड़ल रहन, और वो ई नाटक में कौन तरह के विषय लेके जनता के जगावे के काम करें। तो वे गबर घिचोर में जहाँ तक हमरा याद बा कि बाप अपन माने एगो युवक अपन पत्नी के शादी के बाद छोड़ के चल जाता परदेश। उन्हें से आवता बहुत दिन के बाद, लंबा अंतराल के बाद आवता, तो पता चलता कि ओकरा एगो लड़को भइल बा, मतलब लड़का केहू और के रहे। अब ओकर नाम रहे गबर घिचोर। तय ई करे के रहे कि तब तक आदमी बूढ़ा हो गए रहे, देखलस कि तब अच्छा खासा हमार पत्नी पैदा कर दिले बे एगो लड़का जे कि बुढ़ापा में हमारा साथ दी, हमार बुढ़ापा के ये एगो लाठी रही। तो चाहता कि हम ले ली, दोसर का जोन पैदा कैला बा तौन चाहता कि हम ली, और पत्नी चाहतिया कि ना हमरा पाले रहे। तो बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से ई एगो समस्या रहे कि जे लोग आपन यंग वाइफ माने नवविवाहित पत्नी के छोड़ के चल जाता, ओकर शारीरिक सुख या जे भी बेसिक फंडामेंटल नीड बाजे, आवश्यकता बा आदमी के कि रोटी कपड़ा मकान आ सेक्स। रोटी कपड़ा मकान तो सभे कहेला, सेक्स के चुप रह जाला, ये एगो मूलभूत आवश्यकता बा। ओकर ध्यान रखल स्पाउस यानी या तो पति के काम बा, पत्नी के वो आवश्यकता के पूरा करे के, या पत्नी के ध्यान रखे के बा, पति के वो आवश्यकता के पूरा करे के। तो एक तो ई जे समस्या बा परिवार के, तो वो महत्वपूर्ण रहे। दूसर का जे ओमे तर्क होता कि कौन एह लड़का के रखी, वो तर्क बड़ा ही आनंद वाला बा। अब बहुत बुद्धिपूर्ण, मतलब ओकरा के कहल जाई प्रतित्वपूर्ण मतित्व, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि ऐसन ऐसन तर्क ओकरा बारे में लिखल जाता। भिखारी ठाकुर कहता रे कि सुन के लागे लगी कतना विद्वान आदमी रहन और कतना उनकरा में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। अब छोटहन उदाहरण हो, बाकी बिया कतही रवा बो देनी, आ लौका के लतर फर के दोसरा के छान पर चल गईल, आ ओइजे फरल तो लौका केकर हुई, जेकर छान पर फरल ओकर हुई कि जे बोले बा ओकर हुई। तो जे समाज के सामने वो समस्या रहे, हाँ, वो समस्या के लेके अब वही तरीका से वो समाज के सामने प्रस्तुत करस कि देखे वाला के वो उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाए कि अरे वाह, ओकरा खातिर उनकरा कोनो ऐसन शब्द ना रहे, कोनो ऐसन उदाहरण ना रहे जे कोनो अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार आदमी के ना समझ आवत होके। एक मने कि भिखारी ठाकुर
जनता के नब्ज के बहुत अच्छा तरह से पहचानत रहन और कौना तरीका से समाज के अंदर जो समस्या बा ओकरा रखे खातिर, ओकरा प्रस्तुत करे खातिर, ओकर समाधान ढूंढे है और एगो समाधान प्रस्तुत करे के भी बहुत ही तर्कपूर्ण शैली अपनौले रहन। और खाली यही हो ना कि लोग जन तक कैसे ही बात पहुँचे और बहुत साधारण तरीके से पहुँचे, एकर वो बहुत अच्छा उपाय निकले रहन। और एकरे से भोजपुरी भाषा खातिर भिखारी ठाकुर आज के तिथि तक माने एगो बहुत बड़का नाम, एगो हमनी के शेक्सपियर के रूप में जानी ला जा और वो परंपरा के आगे बढ़ौलन। अच्छा, लोकगीत जतना लोकगीतन के शैली रहे अलग अलग, खेमटा, झूमर, सोहर, पूर्वी, जतना विधा हमनी के भोजपुरी लोकगीतन में बा वो सब के तर्ज पर अलग अलग गीत लिखस आ वो गीत के द्वारा वो नाटकन में ऐसन रस भर देत रहन कि ओकर तुलना ठीक है राहुल जी कइले रहन कि वो भोजपुरी के शेक्सपियर रहन। लोकगीतन के वो द्वारा हर बात के वो स्पष्ट करते रहना। हमने जो भारतीय साहित्य में पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है अपने धरोहर को बचाने की, उस अमूल्य धरोहर को जो वाकई में आज के तिथि में अगर उसे ना बचाया जाए तो वो खो जाएगा। और इसीलिए हमने इस तरह के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है और हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए इग्नू में बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है। और भोजपुरी भाषा की महिमा को, भोजपुरी भाषा की शक्ति को, भोजपुरी भाषा के ऐश्वर्य को हम अपने इन साहित्यकारों में देख सकते हैं। मैं आपसे इस बारे में राहुल संकीर्तायन जी के बारे में जानना चाहूँगा। राहुल संकीर्तायन जिनके बारे में संपूर्ण भारतीय साहित्य जगत में उनका नाम सभी जानते हैं और यही नहीं, उन्होंने कई यात्राएं की जिनके द्वारा बहुत ऐसी चीज़ों को खोज निकाला। और इसके साथ साथ भोजपुरी में उन दिनों उन्होंने ऐसे विषय को चुना, मेहरारून की दुर्दशा, और वो विषय जो आज हम महिला विमर्श के रूप में जानते हैं। आज हमने देखा हमारे संसद ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला बिल की बात की और इन मुद्दों को साहित्यकारों ने बहुत पहले उठाया है और इन मुद्दों को उन्होंने रखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेहरारून की दुर्दशा में उन्होंने किस रूप में इन समस्याओं को रखा और समाधान प्रस्तुत किया? देखिए, मेहरारून के दुर्दशा में सबसे बड़ी बात जो आज हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात भारत सरकार करती है या जितनी महिला विकास संगठन देश में चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम उन्होंने अपने इस नाटक के द्वारा किया। और कब? 40s में, 1940 के आसपास। वो कहते हैं कि समूह में जुटो, बोलती हैं कि राहुल जी ने कहा कि आओ महिलाओं संगठित हो। हाँ, संगठित हो, उठो उठो रे भूख, उठो उठो रे ते भूख बनहुई, उठो रे, उस तरीके से, मतलब पूरा पंक्ति याद नहीं है, वो जगाते हैं महिलाओं को और कहते हैं कि आओ जुटो, समूह में जुटो। मेहरारून के दुर्दशा में अंत में ये गीत है जो सोहर के रूप में गाया जाता है। शुरू में जो मैंने थोड़ी देर पहले जो आपसे कहा कि एक माई बापावा के एक ही उदारावा में दोनों के जन्मवा भइल रे पुरुखवा। तो एक ही उदर में वो जन्म लेता है। आगे कहते हैं कि मेरे ही दूध पीकर के वो बनता है पहलवान और मेरे ही पर रोब चलाता है। मुझे घूंघट में रह के बोलते हैं कि मर्द के लिए सारा कुछ अवसर है और औरतों के लिए घर के दरवाजे किवाड़ बंद हैं। तो ये एहसास औरतों के बीच में राहुल जी ने उस वक्त कराया। इस परंपरा को, नाटक की परंपरा को, भोजपुरी नाटक की परंपरा को आपने बखूबी आगे बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि आपके नाटक का कुछ अंश हम देखें और उस पर हम आपसे ही, क्योंकि आप
विशेषज्ञ के रूप में हैं और स्वयं आपने नाटक को लिखा है, नाटक का मंचन किया है और भोजपुरी नाटक की परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि उसके कुछ अंशों को हम यहाँ दर्शकों को दिखाएं। रख के जललस कहाँ रे? जल कूटी काट के खाई है। तू ना काट बता के काटी तार बाप। हम ना काटो। थोड़ी तो नहीं सुनता था। अरे तोरा का हत्ता नहीं लाजो ना खाऊ। लागा कि फूड का फूटी काटा ताके चकला ना। बेला कहीं। भाग बे तो हमको खा। आई काटी का काटी हो कि कोनो ससुरे को काम के बाड़स 14 जना खाली हो गेलन खाए बा। हाँ, पहले खाली हमारे सोचे के चाहिए, तारा ना सोचे के चाहिए। रख दे। मीठा ले जाता रू। आपने कहा नहीं खेल का बकरी करा के। जैसा कि आपने देखा कि स्वयं नाटककार स्वयं अभिनय कर रहे हैं इसमें, और इस नाटक का विषय वस्तु क्या है मैं जानना चाहूँगा कि इस नाटक के द्वारा बिरजू के ब्याह का संदेश क्या है। देखिए, बिरजू के ब्याह में सबसे बड़ा संदेश जो है कि दहेज जो आदमी लेता है वो उस वक्त ये क्या भूल जाता है कि उसे भी अपनी लड़की की शादी करनी है, और दहेज क्यों है इसका एक विश्लेषण है। दहेज क्यों आज के डेट में हमारे समाज में व्याप्त है, इसका एक विश्लेषण इस तरीके से है कि हम फिजूल खर्ची करते हैं, और फिजूल खर्ची लड़की की शादी में देकर के करते हैं, और हम लड़की वाला भी उतना ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मंदिर में हम शादी क्यों कहे कर ले, हम कोनो बेटी बेचवा ही हमारा तिलक देवे के हम मंदिर में काहे ब्याह करब। उसमें पंडित कहता है कि साहब आप तिलक क्यों देंगे, तो बोला अरे लोग का कहिए हमारा के कि अपन भगिनिया के केनहू भाट होइले शिव पूजन, हमारा तिलक देवे के बा। तो हमारा पात्र कहता है कि तिलक काहे देव। तो दूसरी ओर राम धरोहर जिसका किरदार मैं निभा रहा हूं, राम धरोहर कहता रे क्या है, हमार लड़का बीए पास बा, आरावा सब जानते बानी कि बीए आ बोरिंग के 52 के रेट चलता, माने बीए आ बोरिंग पंडित पूछता रे, तो हाँ जे लड़का बीए पास बा आ भाई जेकरा खेत में बोरिंग लागल बा ओकर तो 52,000 तिलक के रेटे खुलल बा। सिंह साहब, आपने इन समस्याओं को आज भी जो समाज में व्याप्त है उसे बड़े अपने नाटक में उठाया है। मैं एक प्रश्न जानना चाहूँगा कि आज के दौर में सिनेमा का भी एक दौर पीछे छूट गया है, वीडियो का दौर आ गया है, तो इस दौर में नाटक की क्या स्थिति है, और वो भी क्षेत्रीय नाटक भोजपुरी नाटक की क्या स्थिति है? क्योंकि मैंने सुना कि जहाँ भी आप मंचन करते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, तो क्या कहाँ प्रभाव इसका? डॉक्टर साहब देखिए, नाटकों को अगर हम करते रहें और लोग इससे वाकिफ हो जाएं कि हाँ इस स्तर के नाटक होते हैं, तो तब हम एक अपना नाटक दर्शक वर्ग तैयार करते हैं। हमें भोजपुरी में नाटक दर्शक वर्ग तैयार करने में समय लगता है। रंगश्री ने पिछले 33 साल से इस दर्शक वर्ग को तैयार किया है। बोकारो से शुरुआत किया, बिहार में, और जहां हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी प्रदेश रहे वहां करते रहे, तो एक दर्शक वर्ग तैयार हुआ। लेकिन संघर्ष बहुत है। गांव में जो नाच पार्टी वाले थे, जैसे भिखारी ठाकुर नाच पार्टी वाले ही थे, और जो उनको सपोर्ट देते थे, बड़े बड़े लोग अपने बेटे के अपने बेटियों के शादी में उस नाच पार्टी को ले जाते थे, और इस तरीके से उनका जीवन यापन होता था। आजकल लोग वो टीवी, आपने कहा कि टीवी के आने से लोग वीडियो चला देते हैं। पहले ब्याह में शादी में चलता था, नाटक होता था, रात रात भर भोजपुरी नाटक हो रहा है।
अब क्या है तो 3-3, 4-4 सिनेमा एक साथ लोग देख रहे हैं, और इस तरह से रोजगार जो था रंगकर्मियों का वो धीरे कम पड़ गया। जो लोग सक्षम थे वो गांव छोड़ के शहरों में आ गए। तो इस पलायन से क्या हुआ कि उनके जो संरक्षक थे वो कम होते चले गए। अब छोटे किसान गांव में रहते हैं, बड़े लोग शहर में आ गए, तो बड़ा संघर्ष है। और जो टीम रेगुलर परफॉर्म करते थे वहां गांव में, जैसे भिखारी ठाकुर का टीम हुआ, और भी रसूल थे, कई लोग थे, बबन थे, नागदेव थे, सीलखन थे, अब नहीं रहे। आज के इस कार्यक्रम में आपने निश्चित रूप से भोजपुरी नाटक की परंपरा को जानने की कोशिश की होगी, और हमने देखा कि भोजपुरी भाषा में आदि से लेकर आज तक साहित्य की रचनाएं हो रही है, नाटक के क्षेत्र में भी ये काम हो रहा है। और हम आगे के कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा से संबंधित और भी कार्यक्रम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।